स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे जल शक्ति मंत्रालय की। इससे जुड़े आतारांकित प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और ये आपको बता दें कि राज्यसभा के 251वें सत्र में जो आतारांकित प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब लिखित रूप में मिला है मंत्रालय की तरफ से, उनकी जानकारी हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न जो अरविंद जी इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है वो है हरनाथ सिंह यादव का प्रश्न। यह है स्वच्छ पेयजल की कमी को लेकर सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या उत्तर मिला है मंत्रालय की तरफ से? तो ये सवाल हरनाथ सिंह जी ने पूछा कि क्या देश में जो हर साल पानी के अभाव के कारण, जो पानी की अशुद्धता के कारण अनेक लोगों की मौतें होती हैं, उसका विवरण मांगा है। और ये भी पूछा है कि कितने ऐसे गांव और शहर हैं जहां लोग अशुद्ध पेयजल पीते हैं, और उसके बारे में राज्यवार ब्यौरा भी मांगा है। और ये भी पूछा है कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना क्या है, उसका विवरण मांगा है। तो इसका जवाब रतनलाल कटारिया ने दिया है। और जो पहला हिस्सा है कि तमाम मौतें होती, उसको सरकार ने खारिज किया कि कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें नहीं होती हैं। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो सूचना है 15 मार्च 2020 तक की स्थिति में, वो ये है कि 77.54% आबादी वाली 81.76% ग्रामीण बस्तियों में कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये माना जाता है कि 40 लीटर प्रतिदिन यानी एक आदमी की कम से कम जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं इससे। तो ये प्रावधान है। और 19.23% आबादी वाली जो 15.32% ग्रामीण बस्तियां हैं, उनमें 40 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम पेयजल उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जबकि 3.24% आबादी वाली 2.91% ग्रामीण बस्तियों में जल स्रोतों में गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं। यानी यहाँ जो करीब मोटे तौर पर करीब 3% ग्रामीण आबादी बस्तियाँ हैं, ऐसी ग्रामीण बस्तियाँ ऐसी हैं जो कि जिनमें जो है एक तरह से क्वालिटी, जो वाटर क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। और उसका एक विवरण दिया हुआ है इसमें। और योजना के बारे में कहा कि भारत सरकार ने देश में हर ग्रामीण परिवार को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घरेलू नल कनेक्शन 2024 तक उपलब्ध कराने का फैसला किया। यानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की भागीदारी में ये जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। और इसका जो परिव्यय है वो काफ़ी बड़ा है। मैंने 3,60,000 करोड़ रुपया है, जिसमें भारत सरकार जो है 2,08,000 करोड़ रुपए देगी। और इसमें जो विवरण दिया हुआ, अलग अलग राज्यों का एक विवरण भी दिया है जहाँ गुणवत्ता से संबंधित जो समस्याएं हैं जिन जगहों पर, उनकी बस्तियों का संख्या दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में ये संख्या बहुत कम है, 1,154 है। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है। यानी अभी भी पेयजल के मोर्चे पे बहुत कुछ सरकार कर रही है और करने की ज़रूरत भी है। अगला जो है, जो ग्राउंड वाटर है, जो पीटी, उसको लेकर के नीरज शेखर जी का सवाल है। घटते भूजल को रोकने के लिए विश्व बैंक करार, क्या जवाब है इसमें? जी यहाँ जो नीरज शेखर का प्रश्न है वो 3 हिस्सों में है। इन्होंने मुख्य तौर पर जानना चाहा है कि क्या सरकार ने देश में घटते भूजल को रोकने और भूजल संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को सहायता देने के लिए फरवरी 2020 में विश्व बैंक के साथ $450 मिलियन के ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, और घटते भूजल को रोकने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी ब्यौरा मांगा है। 3 वर्षों के दौरान आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार, राज्यवार और योजनावार ब्यौरा भी इन्होंने मांगा है। उत्तर जो मिला है यहाँ मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने बताया कि हाँ, भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम अटल भूजल योजना को अनुमोदित किया। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो इसमें वित्त पोषण की भागीदारी है वो है 50-50%। भारत सरकार की तरफ से 50% और विश्व बैंक के बीच 50%। इस संबंध में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 17 फरवरी 2020 को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इस स्कीम के 2 मेन घटक हैं, मुख्य घटक हैं।
भागीदार राज्यों में भूजल शासित तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक और भूजल संसाधन की दीर्घावधि सततता, यानी भूजल संसाधन को लेकर लंबे समय तक काम हो, इसे सुनिश्चित करना, और इसके लिए विभिन्न उपायों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन देना। यहाँ बताया है कि योजना में क्या ध्यान रखा जाता है। महिलाओं सहित समुदायों की विभिन्न गतिविधियों जैसे जल प्रयोक्ता संघ का सृजन, भूजल आंकड़ों की निगरानी, उनका प्रसार, जल बजट, जल सुरक्षा योजनाओं की ग्राम पंचायतों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों में ये योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू होनी है। ये यहाँ पर उस समय बताया गया था मंत्रालय की तरफ से उत्तर में। और ये आगे बताया कि जल राज्य का विषय होने के कारण देश में जो जल संरक्षण है और जल संचयन सहित जल प्रबंध की जो पहल है वो मुख्य तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देने के लिए भारत सरकार अलग अलग स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए जितनी भी टेक्निकल यानी तकनीकी और वित्तीय सहायता है वो प्रदान करती है। आगे इसके कुछ उदाहरण जो दिए गए हैं, बहुत से राज्यों ने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। इनमें से अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर, गुजरात में सुजलाम सुफलाम अभियान, तेलंगाना में मिशन ककातिया, आंध्र प्रदेश में नीरू चिट्टू, बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में जल ही जीवन काफ़ी उल्लेखनीय है। इनका यहाँ पर जिक्र भी किया है मंत्रालय की तरफ से अपने उत्तर में। जो इन्होंने यहाँ पर जानकारी मांगी थी, पिछले 3 वर्षों के तहत मनरेगा के तहत जो अपलोड किया गया जल संरक्षण और जल संचयन में हुआ व्यय है उसका ब्यौरा यहाँ दिया है। आपको बता दें कि यहाँ 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा है। इसमें 2017-18 में जो जल संरक्षण और संचयन पर व्यय किया गया वो रहा 6,84,374.71 लाख रुपए। ये 2017-18 का ब्यौरा है। जो 2018-19 में रहा 10,33,015.11 लाख रुपए और 2019-20 में ये बढ़कर हो गया 12,08,424.12 लाख रुपए। ये व्यय का ब्यौरा भी यहाँ दिया गया है 3 वर्षों का। अब हम इस मंत्रालय के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खुले में शौच मुक्त प्लस को मनरेगा अधिनियम से जोड़ा जाना। बिल्कुल प्रीति, ये मोहम्मद जन साहब ने जानना चाहा कि 4 हिस्सों में कि क्या ये सही है कि खुले में शौच मुक्त प्लस को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा के साथ जोड़ा जाएगा। उसका विवरण मांगा है उन्होंने। और ये भी पूछा कि जल जीवन मिशन जो है क्या विशेष रूप से जो अपशिष्ट जल प्रबंधन होगा उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये रतनलाल कटारिया जी ने जो इसका जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि जो खुले में शौच मुक्त स्थिति जो है यानी ODF है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ध्यान देने और गांव में ठोस और तरल कचरे के समुचित प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का अनुमोदन किया गया है। और ये कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ये जो मिशन है चरण 2, उसका जो बजटीय आवंटन है वो 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए गए अनुदानों, मनरेगा की जो निधियां हैं और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके निधियों की जो अवस्थाएँ हैं वो पूरा उससे किया जाएगा। और इसमें आगे और भी बताया, जिसका हमने जवाब दिया था कि जो जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है वो पेयजल के लिए घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें बहुत सारा जो है ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको ठीक ठाक करने की ज़रूरत होगी इसमें। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है प्रीति, ये है दामोदर नदी से गाद निकालने को लेकर के। जी अरविंद जी, जो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का प्रश्न ये 3 भागों में है। इन्होंने जानना चाहा कि सरकार ने जो पश्चिम बंगाल की नदियों में गाद निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए। क्या सरकार दामोदर नदी से गाद निकालने की योजना बना रही है, यानी डिसिल्टेशन की प्रोसेस को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। और सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ़ के पूर्वानुमान और बाढ़ के बाद की अवधि के दौरान शुरू किए गए पुनर्वास कार्य के लिए क्या क्या कदम उठाए। उत्तर जो मिला है मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने बताया कि जलोढ़ नदियों में सिल्ट का कटाव और जमाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और नदियाँ सिल्ट लोड को अपने मार्ग की स्थितियों के अनुसार नदी में डिस्चार्ज, नदी ढलान, रूप प्रक्रिया, मॉर्फोलॉजी, सिल्ट की प्रकृति के अनुसार पिकअप, कैरी या ड्रॉप करती है।
नदियों की गाद निकालने पर सरकार द्वारा अरसे से विचार किया जा रहा है, काफी लंबे समय से इस पर विचार हो रहा है और इस बारे में केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक बहुपक्षीय समिति जो कि मित्तल समिति थी, उसने 2002 में राय दी है कि आमतौर पर नदियों में से बड़े स्तर पर गाद निकालना तकनीकी रूप से कई कारणों से व्यवहार्य नहीं, यानी प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि गैर स्थिरता, तलकर्षण सामग्री आदि के निपटान के लिए बड़े भूभाग की अनुपलब्धता। यहाँ बताया आगे कि राज्य सरकार द्वारा नदियों से गाद निकालने सहित बाढ़ प्रबंधन के उपाय और इनका कार्यान्वयन करना उनकी खुद की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है अलग अलग राज्य में, और भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को तकनीकी सलाह और गंभीर क्षेत्रों में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरा करते हैं। यानी मुख्य तौर पर ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिसमें केंद्र सरकार अलग अलग तरीकों से मदद करती है। पश्चिम बंगाल की राज्य ने ये सूचना दी है, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने, कि हुगली जिले में मुंदेश्वरी नदी के 14 किलोमीटर खंड पर गाद निकालने का काम हाल ही में विश्व बैंक के वित्त पोषण से शुरू पश्चिम बंगाल वृहद सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है और इससे हुगली और हावड़ा जिलों में बाढ़ प्रवण लोअर दामोदर घाटी से होने वाली निकासी के बेहतर होने की भी संभावना है। आगे हम बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय जल आयोग पश्चिम बंगाल के 16 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों के नेटवर्क का रखरखाव हो रहा है। इनमें से 12 पूर्वानुमान स्टेशन गंगा, दामोदर सहित नदियों के किनारे बसे गांव और कस्बों में है और 4 इनफ्लो पूर्वानुमान स्टेशन हैं। यहाँ पर इस तरह से उत्तर दिया गया है और खास तौर से ये जोर दिया गया है कि ये जो मुख्य जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को की है गाद निकालने को लेकर। हाँ बिल्कुल प्रीति, और अगर आप देख रहे होंगे तो घाघरा से लेकर के जो बड़ी विशाल कोसी है, ये सब जो विशाल नदियां हैं, इनमें गाद जो है बड़ी एक समस्या बन गई है और ये माना जा रहा विशेषज्ञों द्वारा कि ये जो गाद की निकासी अगर नहीं होगी तो बाढ़ की समस्या और विकराल होगी। लेकिन दूसरी तरफ विशेषज्ञ समिति का ये कहना है कि ये बहुत ही जटिल काम है, इतना आसान काम नहीं। इतनी विशाल नदियाँ हैं, सैकड़ों किलोमीटर में कैसे गाद की निकासी होगी, उनका निपटान कैसे होगा, तो बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और हमें लग रहा है हमारा समय भी अब समाप्त हो गया है। अरविंद जी, आज हमने जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया है। इसी के साथ फिलहाल मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए, अगले अंक में जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।